तू सवाल तो पूछ, हक है तेरा, फर्ज है तेरा, किसी की खैरात, किसी का एहसान नहीं तुझ पर, मगर शर्त है अंदाज़े बयां हो बेखौफ, अंदाज़े बयां हो स्पष्ट, अंदाज़े बयां हो बेबाक। हां, उस लफ्ज को याद रखो, अंदाज़े बयां हो बेबाक, बेबाक। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा आज का ये शो उन न्यूज एंकर्स तक पहुंचेगा, न्यूज चैनल्स के उन संपादकों तक पहुंचेगा, अखबारों के उन संपादकों तक पहुंचेगा जो समाज के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने के लिए समाज की नसों में जहर भर रहे हैं। समाज को उन्होंने एक दंगे पर ला खड़ा कर दिया है और आज की तारीख में यह देश एक सांप्रदायिक ज्वालामुखी पर बैठा हुआ है। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि मेरा यह कार्यक्रम उन न्यूज एंकर्स के रिश्तेदारों तक पहुंचेगा, उनके बच्चों तक, उनके मां बाप तक, उनकी पत्नियों तक, उनकी बहनों और भाइयों तक। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये रिश्तेदार पलटकर इन न्यूज एंकर्स और संपादकों से पूछेंगे कि आज की तारीख में पत्रकारिता के नाम पर जो तुम परोस रहे हो, उससे समाज में सिर्फ और सिर्फ दंगे होने वाले हैं, उसमें देश के अंदर सिर्फ और सिर्फ अराजकता होने वाली है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये न्यूज एंकर्स, ये संपादक आज की तारीख में हर गली कोना, हर घर असुरक्षा के दायरे में ला रहे हैं, डर के दायरे में ला रहे हैं। ये मत सोचो कि इस तरह के कार्यक्रम करके तुम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हो, नहीं। और यह भी मत सोचो कि इसके जरिए तुम मुसलमानों के लिए डर का माहौल पैदा कर रहे हो, नहीं। इसके जरिए तुम हिंदुओं को भड़का रहे हो। और सबसे बड़ी बात, जब दंगा फैलता है तो दंगे की आग ये नहीं देखती कि तुम्हारी चमड़ी का क्या रंग है, वो ये भी नहीं देखती कि तुम्हारा क्या ब्लड टाइप है, और वो ये भी नहीं देखती कि तुम किस धर्म से जुड़े हो, किस जाति से जुड़े हो, किस न्यूज चैनल से जुड़े हो। वो जब फैलती है तो वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी लाती है। ये न्यूज एंकर्स, ये न्यूज चैनल्स आज की तारीख में 1990 का जो रवांडा देश है, उस वक्त की रेडियो रवांडा बन गए हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। एक प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए जो ये लोग कर रहे हैं आए दिन, ये न्यूज चैनल्स, ये अखबार जो कर रहे हैं पत्रकारिता के नाम पर, उसके जरिए समाज इस तरह के सामूहिक सम्मोहन में है कि हर हिंदू को यह लगने लगा है कि वो खतरे में है। मगर वो हिंदू खुद से कभी ये पलटकर सवाल नहीं करता कि 2014 से पहले तो मैं कभी खुद को खतरे में महसूस नहीं करता था। तो फिर ऐसा क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसके 300 से ज्यादा सांसद हैं, जिसके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, बिहार जैसे राज्यों में सरकार है, बावजूद इसके हिंदू खतरे में कैसे आता है? और ये न्यूज चैनल्स क्यों बेहूदगी से एक हिंसक ताकत की तरह समाज को रौंदे जा रहे हैं? कुछ देर पहले मैंने आपको याद दिलाई रेडियो रवांडा की। आप में से जो लोग रेडियो रवांडा नहीं जानते, आज से कुछ साल पहले मैंने न्यूज क्लिक पर एक शो किया था। आप में से कई लोगों को वो शो याद नहीं होगा। मैं चाहूंगा आप लोग ध्यान से देखें रेडियो रवांडा क्या था, और आप देखेंगे कई समानताएं आपको हमारे न्यूज चैनल से दिखाई देंगी। देखिए मेरे उस शो की ये झलक। रेडियो रवांडा क्या था दोस्तों? रेडियो रवांडा नाम के देश में एक रेडियो चैनल था, और उस वक्त के तमाम अखबार, उन अखबारों ने रवांडा के अंदर जो दो समुदाय थे, हुतू और तुत्सी समुदाय के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू किया, उन्हें मारने की वकालत की। नतीजा क्या हुआ दोस्तों? सिर्फ 100 दिन के अंदर 8 लाख तुत्सी समुदाय लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। आज आपकी स्क्रीन पर यह तस्वीर है दोस्तों। यह तस्वीर किसकी है मैं आपको बताना चाहूंगा। यह तस्वीर है एन मैरी उविमाना की। कौन है एन मैरी उविमाना? सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप सुने कि एन मैरी कह क्या रही हैं। जिस दिन मेरे बेटे की हत्या हुई, उस सुबह उसने अपने दोस्त से कहा था कि उसे लगता है कि कोई उसकी गर्दन काट देगा। जब जब मुझे उसकी ये बात याद आती है तो मैं अंदर से टूट जाती हूं। उस दिन सेलेस्टिन 2 हमलावरों के साथ मेरे घर में दाखिल हुआ।
उनके हाथों में लंबे लंबे चाकू और तलवार नुमा हथियार थे। हमने अपनी जान बचाकर घर से भागने की कोशिश की, लेकिन सेलेस्टिन ने अपने तलवार नुमा हथियार से मेरे 2 बच्चों की गर्दनें काट दी। यहां पर जिस सेलेस्टिन की बात एन मैरी कर रही हैं, वो तो उनके पड़ोसी थे। सालों से इनके बीच में विश्वास था, मगर उसी पड़ोसी ने आके उसे मौत के घाट उतार दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि 90 के दशक से ही रवांडा के तमाम अखबार तुत्सी समुदाय, जो कि माइनॉरिटी में था, तुत्सी समुदाय के खिलाफ प्रचार चला रहे थे, उन्हें कॉकरोचेस बता रहे थे। आज मैं उसकी एक झलक आपको सुनाने वाला हूं। यह 1994 से पहले का रेडियो रवांडा का एक प्रसारण है। हम हिंदी और अंग्रेजी दोनों का तर्जुमा आपके सामने पेश करें। इसे ध्यान से सुनिएगा और इसे सुनकर आपको अपने देश की याद आएगी। सुनिए। Dimanche 19 juin 1994 et il est 16h22 à Kigali dans le blindé de la FLN. Avis à tous les IND qui nous écoutent, oui, à tous les IND qui nous écoutent, le Rwanda appartient à ceux qui le défendent vraiment. Et vous les IND, vous n'êtes pas des Rwandais. abatwumva ko nyine abantu bose bahagurutse kurwanya inyenzi inkotanyi n'ababwiye abasirikare bacu nibo ba mbere, mbabwira urubyiruko rwagutse kugira ngo bafashe abasirikare bacu, mbabwira inkumi, mbabwira abasore. Murabyumva rero, inyenzi ntabwo zishobora gukandira abantu bose. Imana tugira iwacu nuko ari bake cyane, ni bake cyane ndetse nubwo twabariraga ku ijana, 10 ku ijana, ubwo basigara 8 ku ijana. Abo bantu se koko muze twishime nshuti, inkotanyi zashize, muze twishime nshuti, yewe Imana ntirenganya koko. Kuvuga hano niturwana tugatsinda inyenzi inkotanyi burundu, nazo dutsinze urubanza n'ububaho kuko ruzaba turarwanya kandi batsinda, nidutsindwa byo birumvikana n'utwara igisira mu gihugu। दोस्तों, जून 1993 में एक नया रेडियो स्टेशन रवांडा में शुरू हुआ जिसका नाम था रेडियो टेलीविजन लिब्रे डेस मिल कोलिन्स, RTLMC। इस रेडियो स्टेशन के अंदर जो भाषा थी वो बहुत ही सड़क छाप भाषा थी। यहां पर अक्सर जो उद्घोषक थे वो शराब पीकर आते थे। यही नहीं बल्कि गाली गलौज करते थे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, यानी कि तुत्सी समुदाय के खिलाफ। और जब यह नरसंहार शुरू हुआ तो सिर्फ तुत्सियों को नहीं मारा गया, बल्कि हुतू समुदाय में जो उदारवादी लोग थे, जो तुत्सियों के खिलाफ अत्याचार हो रहा था, उन्हें भी उन्होंने मौत के घाट उतारा। यही नहीं, तुत्सी समुदाय की कई जो औरतें थीं उन्हें सेक्स स्लेव्स बनाकर रखा गया। आपने सुना होगा, मैंने कहा था कि उनके उद्घोषक, उनके जो प्रेजेंटर्स होते थे, वो शराब के नशे में जो है वो काम किया करते थे। आपको याद है जब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी, तब एक न्यूज चैनल का एंकर शराब के नशे में आकर बैठ गया था। वो शराब के नशे में दूसरे धर्म के लोगों को गालियां नहीं दे रहा था, जैसे कि आपने रेडियो रवांडा में सुना। रेडियो रवांडा में शराब के नशे में वो एंकर्स जो माइनॉरिटी कम्युनिटी थी उन्हें कॉकरोचेस कहते थे। और आपने देखा उस दुष्प्रचार का क्या असर पड़ा, लाखों लोग मारे गए। मगर वो जो एंकर कर रहा था उससे भी ज्यादा खतरनाक कर रहा था। मैं क्यों बताता हूं आपको, क्योंकि उसने शराब के नशे में जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी। और आप जानते हैं हमारे इस देश में जब भी कोई बहस चल रही होती है तो वो बहस आकर खत्म हो जाती है जैसी आप इंडियन आर्मी का नाम लेते हो। मसलन मैं नहीं भूला हूं कि नोटबंदी के दौरान जब लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े थे और जब भी कोई कहता था कि ये क्या है, ये किस तरह की नोटबंदी है, तभी कहीं से कोई बुजुर्ग अंकल जी आते थे और कहते थे, अरे इतनी सी लाइन में खड़े होने में तुम्हारे पसीने छूट गए और हमारा देश का सैनिक सियाचिन में खड़ा है। इस तरह के तर्क दिए जाते थे।
इसलिए आज मैंने उस एंकर का और जनरल बिपिन रावत वाली उस घटना का जिक्र किया। वो एंकर, उसके मन में ना सेना के लिए सम्मान है, ना स्वर्गीय बिपिन रावत के लिए सम्मान था कि वो शराब के नशे में आकर कार्यक्रम प्रेजेंट कर रहा था। उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, उस चैनल से उसे निकाल दिया गया हो, मैं नहीं जानता हूं, उसकी मैं कोई चर्चा नहीं सुन रहा हूं, नंबर 1। नंबर 2, सरकार की तरफ से कोई एक्शन लिया जाना चाहिए था, क्योंकि यह सरकार सैनिकों के नाम पर, सेना के नाम पर वोट्स लेती है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मगर मैं फिर आज के मुद्दे की तरफ आना चाहूंगा। क्या ये न्यूज एंकर्स अपने बच्चों से आंखें मिला पाते हैं? जब तुम शाम को लगातार जहरीला प्रचार करते हो, तो जब तुम घर जाते हो, तो क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा हो रहा है कि धीरे धीरे नहीं, बहुत तेजी से तुमने इस समाज को एक सांप्रदायिक ज्वालामुखी पर बिठा दिया है? और वो दिन दूर नहीं जब इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर इस तरह के टकराव जो है लगातार बढ़ जाएंगे। इस टकराव के बीच मैं तुमसे समझना चाहता हूं, क्या मल्टीनेशनल कंपनीज आकर इन्वेस्ट करना चाहेंगी? क्या बेंगलुरु में अमेरिकन कंपनीज आकर, जो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स हैं, उन्हें कॉलेजेस से, उन्हें लॉ फर्म से, उन्हें नौकरियां देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि वो लोग ये देख रहे होंगे कि भैया ये वो देश है जहां खाने के नाम पर किसी को मार दिया जाता है। वो ये देखेंगे कि ये वो देश है जहां मुसलमानों का आर्थिक बॉयकॉट चलता है। वो ये भी देखेंगे कि ये वो देश है जहां पर अगर आपने हलाल खाना खाया तो वो एक बहुत बड़ा गुनाह हो जाता है। तो जाहिर सी बात है वो लोग यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, और जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे तो जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज के जो बच्चे हैं उन्हें नौकरियां नहीं मिलेंगी एमएनसीज में। फिर मैं तुमसे समझना चाहता हूं, तब तुम अपने बच्चों को पलट के क्या जवाब दोगे जब वो उनसे सवाल करेंगे आपसे कि भाई आप समाज को किस तरफ ले जा रहे हो? बताइए, बताइए ना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अब भी जो लोग सुनेंगे वो मुझे ही दोष देंगे, क्योंकि दुख की बात यह है कि इस तरह जहर भर दिया गया है लोगों के अंदर, इस तरह का प्रोपेगेंडा भर दिया गया है कि अब वो सही और गलत में फर्क करने की जो एक काबिलियत होती है ना, उस काबिलियत को खो चुके हैं, पूरी तरह से खो चुके हैं। और मैं ये कार्यक्रम क्यों कर रहा हूं? मैं ये कार्यक्रम सिर्फ एक पत्रकार होने के नाते नहीं कर रहा हूं। मैं एक पिता भी हूं, मैं एक बेटा भी हूं, मैं एक पति भी हूं। और जब मैं ये तीनों जिम्मेदारियां निभाता हूं, तो इस जिम्मेदारी का सबसे बड़ा उसूल है कि मैं अपने मां बाप, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को सुरक्षा दे सकूं। और ये मेरा दायित्व है, मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी किसी हरकत से, मेरे किसी शब्द से उनकी सुरक्षा के साथ समझौता ना हो। क्या ये न्यूज एंकर्स कभी सोचते हैं कि तुम जिस जहर का प्रचार प्रसार कर रहे हो, तुम्हारी उन हरकतों से किसी और को नहीं, तुम्हारे बच्चों को नुकसान होने लगा है, उनके भविष्य को नुकसान होने लगा है? दुनिया भर में भारत की इस सोच की, भारत की इस मीडिया की चर्चा हो रही है और थू थू हो रही है। कुछ दिनों पहले एक चैनल, इत्तेफाकन देश का सबसे धनी आदमी मुकेश अंबानी का न्यूज चैनल, एक कार्यक्रम कर रहा था, थूक जिहाद। नहीं साहब, ये थूक जिहाद नहीं है, ये थूक पत्रकारिता है, क्योंकि जो पत्रकारिता तुम कर रहे हो उस पर थूका जाना चाहिए, और मैं तो कहता हूं थूकने लायक भी नहीं है। तुम वो जहर हो इस समाज का। मगर हां, इस देश का जिम्मेदार नागरिक होने के नाते मैं तो ये मुद्दे उठाते रहूंगा। आज मेरी इन बातों को आप में से अधिकतर लोग पसंद ना करें, मगर मुझे पूरी उम्मीद है कि एक दिन आएगा जब आप इन बातों को समझेंगे, जब मेरे जैसे अन्य पत्रकार जो आप तक ये संदेश पहुंचाते रहे हैं उनकी जिम्मेदारी को समझेंगे, उनके किरदार को समझेंगे, उन चुनौतियों को समझेंगे जिन चुनौतियों से हमें होकर गुजरना पड़ता है जब ये संदेश हम आपके सामने लाते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।